नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। होली की हार्दिक बधाइयाँ आप सबको। होली वैसे जा चुकी है, लेकिन हार्दिक बधाई इसलिए दी है कि वीडियो कोई बनाया ही नहीं था। इसीलिए जो है अब जो है मतलब यूँ समझ लीजिए कि होली जाने के बाद में जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने अच्छी खासी होली मनाई होगी, लेकिन बड़ी इलायची को लेकर के जो है सभी को होली में भी जो है ज़बरदस्त टेंशन रही होगी, क्योंकि होली भी जो मनाते-मनाते भी दिमाग में तो बड़ी इलायची चल ही रही होगी कि बड़ी इलायची में भई ये गिरावट जो है कंटिन्यू ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड जो है कंटिन्यू भागनी चालू हो रही है। अब इसमें सिचुएशन क्या बनने वाली है? तो देखिए, इंडिया में तो ऑलरेडी गिर चुकी है, तो आपको अच्छी तरह पता ही है कि इंडिया में और जो बड़े बाज़ार हैं जहाँ पे फिज़िकल से ज़्यादा जो है सट्टे बाज़ारों के अंदर काम चलती है, वहाँ तो ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। लेकिन आज बात करेंगे नेपाल की, क्योंकि नेपाल में जब गिरावट अगर स्टार्ट होती है, तो वो गिरावट कभी भी स्टार्ट नहीं होती, उसको गिरावट को ज़बरदस्ती लाया जाता है हमेशा। और वैसे भी आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, इतिहास हमेशा दोहराता है। यही 1-2 महीने ऊपर-नीचे का समय था जब जो है बहुत बुरी तरह से कोशिश की गई थी कि इसको जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है बड़ी इलायची को वापस नीचे की साइड खींचनी चालू करें। उस समय में भी जो है बड़े-बड़े व्यापारी शामिल थे इसके अंदर, जो बड़ी इलायची के बड़े व्यापार करते हैं, वो लोग भी जो है गिराने की कोशिश करते रहे। सभी की बात नहीं करता, कुछ लोगों की बात करता हूँ। तो उनकी ये कोशिश उस समय पे भी रही थी, लेकिन उस समय पे भी जो है नहीं चल पाई थी और वो जो है धीरे-धीरे जो है बड़ी इलायची जो है वापस ऊपर की तरफ बढ़नी चालू हो गई थी। तो मतलब कि आज जो बात करेंगे नेपाल के ऊपर चर्चा करेंगे सारी की सारी, चाहे वो फसल की बात हो, चाहे वो थोड़ी बहुत गिरावट की बात हो या फिर माल की बात हो। सारी बात जो है नेपाल की करेंगे, लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपको पहले जो मैंने अभी बोला कि आपको पहले के भी बारे में पता होगा कि कुछ समय पिछले साल में 2024 के अंदर भी इस तरह का सारा काम हुआ था कि भैया ना नेपाल तेज़ होगा, ना ही इंडिया तेज़ होगा, कुछ भी तेज़ होने वाला नहीं है। और इसके अंदर गिरावट जो है जारी रहेगी। सेम सिचुएशन जो है अभी प्रेज़ेंट टाइम के अंदर चल रही है, चाहे वो सट्टे बाज़ार के सट्टा बाज़ार हो और चाहे नेपाल हो। नेपाल में जो रेट नहीं होती है, वो रेटें जो हैं ग्रुपबाज़ी करके जो है फैलाई जाती है, जिससे कि मैक्सिमम लोग जो है पैनिक में आए, और सबसे ज़्यादा पैनिक में आए किसान भाई, क्योंकि किसान हमेशा से सस्ता रहा है और आज भी सस्ता ही है वो। क्योंकि जितने जो भी बड़े व्यापारी होते हैं या फिर जो बड़ी इलायची का जो ट्रेड करते हैं, उनको सिर्फ़ अपने से मतलब होता है, जो किसानों से किसी तरह का कोई उनको स्नेह, प्यार बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, नो डाउट उसके अंदर डाउट नहीं है कि आज की डेट में जो है बड़ी इलायची की डिमांड कम है, उसमें डाउट नहीं है, डिमांड कम है, बाज़ार में जो है सेल कम हो रही है। लेकिन सेल कम होने पे भी जो है ज़बरदस्त खरीदारी बड़े व्यापारियों की जो है चल रही है। जहाँ से उनको सस्ता माल मिलता है, वहाँ से वो माल लेना ऑलरेडी चालू कर चुके हैं और ले भी चुके होंगे या ले रहे होंगे। जहाँ तक खबर की बात करते हैं सूत्रों की, तो भैया ऑलरेडी माल जो है ज़बरदस्त तरीके से खरीद रहे हैं, चाहे वो नेपाल से हो या फिर डोमेस्टिक मतलब भारत से हो। तो मतलब इस चीज़ से एक तो चीज़ साबित हो जाती है कि भैया अगर वो खरीद रहे हैं तो इसमें किंतु-परंतु तो बड़ी इलायची में नहीं है। लेकिन पैनिक जो है हम लोग फैला सकते हैं, पैनिक जो है आपको दे सकते हैं। स्पेशली किसानों के पास में, क्योंकि किसानों की जो आशा है वो शायद 1,25,000 1,20,000 के करीब की आशा है, जो उनकी आशा टूटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ज़बरदस्ती कुछ व्यापारी गण जो हैं, इसको जो है कम भाव के अंदर जो है मतलब ये समझ लीजिए कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है कि भैया कोई भी मैसेज डाला, उसी मैसेज से ही आदमी जो है पैनिक में आना चालू हो जाता है कि अरे यार, वहाँ तो ये रेट हो गया है। तो उसी वजह से जो है ये करेक्शन जो है चालू हुए हैं। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि अब तेज़ी जो है बड़े व्यापारियों को भी पसंद नहीं आ रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए, कुछ व्यापारी तो ऐसे होते हैं कि जो कारण से, मतलब कि अगर डिमांड नहीं है उसके कारण से जो है करेक्शन अपने आप लेकर के आते हैं या बाज़ार लेकर के आता है तो उसके साथ में चलते हैं। और कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो जिनको पसंद नहीं आती तेज़ी बड़ी इलायची के अंदर, तो वो जो है ज़बरदस्ती अपना कोई न कोई तरीका अपनाते हैं कि भैया किस तरीके से है जो नीचे की साइड जाए और हम लोग जो है माल खरीदें। और ये पहले भी हो चुका है, इसमें शायद आप लोगों को याद हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब तेज़ी का दौर चलता है, उस समय पे जो है जितने भी जो तेज़ी मंदी का काम करते हैं या बड़ी इलायची के जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि तेज़ी के अंदर जो है उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तेज़ी ही दिखाई देती है। उनको ये पता ही नहीं होता कि बाज़ार में डिमांड है कि नहीं है, बाज़ार में माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। उनको किसी तरह का किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, बस एक ही टारगेट उनका होता है कि भैया इतने तक पहुँचेगी तो बेचूँगा और उतने तक पहुँचेगी तो बेचूँगा। तो देखिए, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये देखिए बिज़नेस है, व्यापार है। इसके अंदर ये चीज़ें जो है कंटिन्यू होती रहती हैं, समझना आपको है, क्योंकि वो जिस तरीके से आगे की तरफ चलते हैं, उसी तरीके से आप उनसे भी आगे अगर चलते हैं,
तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होती है। लेकिन सिर्फ़ तेज़ी के अंदर बैठ कर के सिर्फ़ तेज़ी की बातें करते रहेंगे कि सिर्फ़ तेज़ी, अगर कोई गलती से मंदी बोल दे तो बड़ी तकलीफ़ अगर आपको होती है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत होती है। तेज़ी के साथ में मंदी को भी लेकर के चलना ज़रूरी है। और आज की डेट की भी बात करते हैं तो ये जो मंदी है मेरे हिसाब से सिर्फ़ इस वजह से है कि बाज़ार के अंदर जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, और कुछ-कुछ डिमांड भी है, तो वो सस्ते में ही माल लेना चाहते हैं। इस वजह से जो है इसके अंदर करेक्शन चल रहे हैं। लेकिन विचारणीय बात ये है कि अगर आगे जाकर के अगर ज़बरदस्त मंदी है तो इन भावों के अंदर भी जो है बड़े व्यापारी माल क्यों खरीद रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है, ये समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आज मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1600 है और कल जो है 1500 अगर होने वाली है, और आपको अगर पता है तो मैं 1600 में माल क्यों खरीदूँगा? ये सिचुएशन अगर आप सोचते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भैया आगे की सिचुएशन क्या है। क्योंकि जब इस समय पे माल परचेज़िंग की जा रही है तो मतलब कि कहीं न कहीं तो जो है, चाहे बड़े व्यापारी हो या फिर जो मिडलमैन हो, जो बड़ी इलायची का काम करते हैं, उनको कहीं न कहीं ये पता है कि आगे कहीं न कहीं तेज़ है, क्योंकि फसल लाने के अंदर जो है बहुत समय बाकी है। अब देखिए ये बात तो हो गई, अब सबसे बड़ी बात है फसल की। अब फसलों के लिए भी ये चीज़ फैलाई जा सकती है कि भैया ज़बरदस्त फसल है नेपाल में, क्योंकि ये चीज़ भी जो है पहले बहुत हो चुकी है, जो आप लोगों ने शायद मेरे वीडियो में भी देखी होगी या अपने ग्रुपों में भी बहुत देखा होगा कि एक समय था इसी टाइम के दरमियान में या 1 महीना बाद के अंदर, कि ज़बरदस्त मतलब तरीके से जो है ग्रुपों में फैलाया गया था कि भैया नेपाल के अंदर ज़बरदस्त फसल आएगी, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा फसल जो है नेपाल में आने वाली थी। लेकिन ये आपको अच्छी तरह पता है कि जितना उन्होंने जो पैनिक फैलाया था, उतनी फसल जो है नहीं आई, आज तक भी नहीं आई है। और यही सिचुएशन जो है दोबारा से दोहराई जा रही है कि भैया फसल जो है ज़बरदस्त आने वाली है। और बहुत सारे वीडियो भी सर्कुलेट हो सकते हैं कि भैया किसी एक खेत के अंदर गए, किसी एक खेत के अंदर जाकर के आपने कुछ पौधे देखे जिसके अंदर जो है फूल लगे हुए हैं अच्छे खासे, तो वो आप तक पहुँचाए जा सकते हैं कि ये बोल करके कि भैया फसल जो है ज़बरदस्त है। जबकि देखिए एक्चुअल जो है बड़े व्यापारियों को भी पता है कि जो बड़ी इलायची के काम करते हैं, उनको खुद को जो है ढंग से पता नहीं है, जो मतलब कि तेज़ी मंदी का जो काम करते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल फसल का जो है कब पता चलता है। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम में सभी तरह के पैनिक आपके सामने आ सकते हैं कि भैया फसल भी ज़बरदस्त है, और जो है नेपाल में ज़बरदस्त गिरावट है। नेपाल में किसी तरह की गिरावट नहीं थी, ज़बरदस्ती पैनिक कर के गिराया गया, क्योंकि देखिए किसान है। किसान को अगर आप डराएँगे तो किसान जो है नेचुरली डर जाएगा, क्योंकि किसान किसान ही होता है, वो कभी भी एक बिज़नेसमैन नहीं बन सकता। उसी वजह से जो है हो सकता है वो थोड़े कम भावों में बेच दें। लेकिन हम लोग अगर आने वाली फसल की बात करते हैं और नेपाल की अगर माल की अगर बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़बरदस्त हम लोग बोल सकें कि माल रखा हुआ है और ज़बरदस्त जो है फसल आने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रेज़ेंट टाइम में फसल का पता ही नहीं चलेगा कि प्रेज़ेंट टाइम में जो फसल है कि ज़्यादा है या फिर कम है। कोई 2, 4, 10 पौधे या 1, 2, 3 खेत भी दिखा करके, फार्म भी दिखा करके हम लोग ये साबित नहीं कर सकते प्रेज़ेंट टाइम के अंदर कि आने वाली फसल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाली है। अब मान भी लेते हैं कि बढ़िया फसल आने वाली है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं कि 100 केजी अगर माल आता था, तो सीधा 200 केजी हो जाएगा। तो मतलब कि ये पैनिक जो है कंटिन्यू फैलाया जाएगा, जो मैंने बहुत टाइम पहले बोलता था कि कुछ मंडियों के छतों पे भी जो है बड़ी इलायची होने लगी है। पुराने वीडियो की बात कर रहा हूँ, आज वापस सेम सिचुएशन ये बन रही है। ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने जो है अपने घरों के अंदर ही बड़ी इलायची लगा ली है और 100 केजी की 300 केजी जो है करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है इसके अंदर। आने वाली फसल की अगर बात करते हैं, अगर ज़्यादा भी अगर आई, तो 5-10% से ज़्यादा आ नहीं सकती है। तो मतलब कि अगर हम लोग ओवरऑल अगर देखते हैं, तो फसल में जो है अपने को कमज़ोरी जो है इस साल भी दिखाई देगी। 2026 की बात नहीं करता, क्योंकि 2024 से ये स्टार्ट हुआ है, तो 26 के अंदर हो सकता है कि 2024 में लगाई फसल जो है 2026 के लास्ट में जाकर के निकले। लेकिन 2025 की बात अगर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़बरदस्त जो है फसल इसके अंदर आने वाली है। लेकिन गेम जो है कंटिन्यू चलने वाले हैं, जो मैंने आपको बोला है कि नेपाल के लिए बोला जाता है कि फसल बहुत ज़्यादा है और ज़बरदस्ती गिराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अब उन्हीं बड़े व्यापारियों को जो है तेज़ी पसंद नहीं आ रही है उनको। अब उनको चाहिए कि माल में गिरावट करे और उसके बाद में जो है वो अपने हिसाब से बाज़ार को चलाना चालू करे। अब जो जिन लोगों को पता है कि ये कौन करता है, उनको अच्छी तरह पता है किस तरीके से जो है नेपाल के अंदर ये चीज़ हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तो तेज़ी है, बाज़ार को अगर नेचुरल चलने दें तो गिरावट भी आती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती की तेज़ी और ज़बरदस्ती की मंदी अगर लाई जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है घातक होती है। और आप लोगों को देखिए, हमेशा से मैंने एक चीज़ बोला है कि सिर्फ़ तेज़ी में ना रहें, मंदी में भी रहें। खाली अगर तेज़ी में रहेंगे तो निश्चित बात है आपको नुकसान होना ही होना है। और तेज़ी के साथ में अगर मंदी में चलेंगे, तो निश्चित बात है कि जगह-जगह पे जो है आप प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलेंगे।
इस तरह की अगर सिचुएशन आएगी तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जहाँ तक मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जो है अपना एक टारगेट लेके बैठे हुए थे कि भैया ये टारगेट में जो है हम लोग जाकर के बड़ी इलायची को बेचेंगे। यही सबसे बड़ी भूल होती है कि ऑलरेडी कमोडिटी एक स्तर से बहुत ऊँचे स्तर के ऊपर आ चुकी है और उसके बाद में भी अगर आप कोई टारगेट लेते हैं, तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जिस भी कमोडिटी में काम करते हैं, उस कमोडिटी के बारे में आपको विचार करना ज़रूरी है कि ये कमोडिटी किस यूज़ आती है, किस तरह से बिकती है, कितनी बिकती है। तो शायद आप एक टारगेट लेकर के नहीं बैठ पाते। बाकी आपकी इच्छा है, देखिए मेरा काम होता है कि आप लोगों को समझाना, जो ये गेम चल रहा है उसके बारे में भी आपको समझाया, क्योंकि अगर ये गेम नहीं होता तो बड़े व्यापारी माल खरीदना चालू नहीं करते, खरीदते नहीं, कंटिन्यू खरीद करके स्टॉक नहीं करते, क्योंकि फसल आने में अभी भी 6-7 महीने बाकी है। ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 दिन बाद में जो है फसल आ जाएगी या महीने भर बाद फसल आ जाएगी। बहुत लंबा समय बाकी है। और देखिए ये मंदी का सबसे बड़ा कारण सट्टा है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। क्योंकि सट्टे वालों ने घबरा करके जो माल बेचा है, निश्चित बात है कि आज मैं सट्टा खेलाता हूँ और मेरे को कोई माल बेचने आएगा तो रेट मेरी होगी। वो जो सट्टे की रेट होती है वो फिजिकल वालों की चिपक जाती है कि भैया सट्टे में उसने कम में बेचा है तो भैया वही रेट जो है फिजिकल वालों की हो जाती है। अब सट्टे की वजह से अगर कोई चीज़ गिरावट में आती है और साथ में बाजार में डिमांड नहीं रहती है, तो कमोडिटी का कोई दोष नहीं है, दोष आप लोगों का खुद का है। समय-समय पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, तो मेरे हिसाब से किसी भी कमोडिटी में, बड़ी इलायची की बात नहीं करते, किसी भी कमोडिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बाकी ये मेरी निजी राय थी, आप अपने विचार से खरीदना और बेचना कर सकते हैं। मुझे जो सही लगा, जो उचित लगा, जो जानकारी मेरे पास में थी, वो मैंने आपको दी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।